गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका न्यू चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बल तथा गति के नियम। इसको आप लोग नोट कर लें, ये आपका नया चैप्टर है। ठीक, अब हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, पहला पॉइंट वह है फोर्स, यानी कि बल। फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है फोर्स, FORC, फोर्स, इसको हिंदी में बल कहा जाता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन कुछ हम लोग इस प्रकार से देंगे कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में, बल व बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक, बात समझ में आई? दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में अथवा। ठीक, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में अथवा उसके रूप और आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक, क्या है? मैंने कहा कि पहला डिफिनेशन क्या बोला? पहला डिफिनेशन मैंने ये बोला, इसमें ये लिखा कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक, ये पहला डेफिनेशन हो गया। इसको दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स को हिंदी में बोला जाता है दूसरे शब्दों में, यानी कि दूसरे मतलब कि हम दूसरे शब्दों में कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था
अथवा गति की अवस्था में अथवा उसके रूप और आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे मिटा देता हूं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल को। ठीक, एग्जाम्पल को, तो पहला एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल फर्श पर रखी हुई मेज, ठीक है, फर्श पर रखी हुई मेज तब तक विरामावस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई उसे खिसका कर विस्थापित नहीं कर देता। ठीक, मैंने क्या लिखा, मैंने पहला एग्जाम्पल ये बताया, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, और एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिखते हैं EXP। ठीक, तो मैंने पहला एग्जाम्पल ये लिखा कि फर्श पर रखी हुई मेज तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई उसे खिसकाकर विस्थापित नहीं कर देता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, प्यारे छात्रों बात सुनिएगा, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए यह कोई मेज है, ठीक है, यह कोई मेज है, यह क्या है, यह कोई मेज है, सपोज दैट, मान लेते हैं। ठीक, क्या है ये, यह कोई एक मेज है। क्लियर, क्या है ये मेज है, टेबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। ठीक, अब टेबल क्या है, टेबल के तो हाथ पैर होते नहीं है, जाहिर सी बात है, टेबल के तो हाथ पैर होते नहीं कि भाई वो दौड़ने लगेगा या तो चल पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, वो मूवमेंट तो कर नहीं सकता, वो तो गति कर नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन खड़ा है, मैं, अमित सर खड़े हैं यहाँ पे, कौन सर खड़े हैं, अमित सर यहाँ खड़े हैं, और मेज यहाँ पे रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है इस मेज के हाथ पैर तो है नहीं कि वो चलेगी अपने मन से, दौड़ने लगेगी, उड़ने लगेगी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो अब हमको इसको गति की अवस्था में लाना है। किस अवस्था में लाना है, गति की अवस्था में लाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम इस पर लगाएंगे फोर्स। और जब फोर्स लगाएंगे तो यह खिसक करके अपने स्थान से यहाँ आ सकती है। ठीक है, और ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं मान लीजिए इस पे, तो वह खिसक करके यहाँ पे आ सकती है। आ सकती कि नहीं आ सकती है। इसे हम अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए मेज ऐसे रखा हो, अगर उसमें हम फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो वह खिसक कर क्या हो सकता है, यानी कि वह विरामावस्था से गति की अवस्था में आ जाएगी। बात समझ में आई आपको। तो फोर्स का पहला क्या है एग्जाम्पल, कि मैंने पहले जान लीजिए परिभाषा मैंने क्या बताई। परिभाषा मैंने ये बताई कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। कहने का मतलब ये है कि बल को अगर हम छोटे शब्द में समझें तो बल मतलब क्या, ताकत। लोग कहते हैं ना भोजपुरी भाषा में, कहो भैया जांगर बा कि नाई बा, कितना जांगर बा आवा लड़ी द, कहते कि नहीं कहते हैं भोजपुरी भाषा में, ए भैया आवा कितना जांगर बा आवा लड़ी द। तो अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स का मतलब एक तरह से कह सकते हैं ताकत, कितना ताकत है आपके अंदर। ठीक है, बात समझ में आई, कितना जांगर है आपके अंदर, बात समझ में आई। तो फोर्स को दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, जांगर, कितना जांगर बा है भैया आवा लड़ेगा। तो वही ताकत या बल, कितना बल है आपके अंदर, आइए मुझसे लड़ दीजिए। ठीक, जो भी चीजें हैं
तो ये मेज है। मेज क्या है? मेज रुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, अब हमको यानी कि मेज जो है मेज विरामावस्था में है। ठीक है, ये मेज किस अवस्था में है? ये मेज विरामावस्था में है, और जब मैंने इसे खिसकाया तो यह गति की अवस्था में आ गई, यानी कि विस्थापित हो गई। ठीक है, ये किस अवस्था में आ गई? ये विस्थापन की अवस्था में आ गई। ठीक है, और ये भी विस्थापन की अवस्था में है। बात समझ में आई? यानी कि मेज पहले विरामावस्था में थी, रुकी हुई स्थिति में थी। जब हमने इस पर बल लगाया तो यह विरामावस्था से गति की अवस्था में आ गई। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चित्र मत नोट करिएगा, लेकिन एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूं। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद, ठीक है, तब तक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि कोई क्षेत्र रक्षक उस गेंद को पकड़ नहीं लेता। ठीक, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा दूसरे एग्जाम्पल में कि क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद तब तक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि कोई क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र रक्षक, जब तक कि कोई फील्डर उस गेंद को पकड़ नहीं लेता। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैंने गेंद मार दी, ठीक है, ये गेंद है, क्या है ये गेंद है, बॉल। ठीक, इस गेंद को मारी। अब इस गेंद को कैसे मारेंगे? या तो मैं इस गेंद को चौका मारूंगा, या तो छक्का मारूंगा, या तो मैं एक दौड़ के सिंगल ले लूंगा, डबल ले लूंगा, या तो 3 रन ले लूंगा, कुछ भी तो ले सकता हूं। तो यानी कि गति क्या कर रही है? यह गति मोशन की स्थिति में है। ठीक है, किस स्थिति में है? यह जो गेंद है यह मोशन की स्थिति में है, मोशन की अवस्था में है, यानी कि गति की अवस्था में है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई फील्डर खड़ा है, करण, मान लेते हैं यहाँ पे करण खड़ा है। ठीक है, करण ने क्या किया? करण ने दौड़ते हुए गया और इस गेंद को क्या कर लिया? इस गेंद को पकड़ लिया। क्या कर लिया? इस गेंद को पकड़ लिया। ठीक है, करण दौड़ते हुए गया और इस गेंद को पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन या 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो मान लीजिए मैंने छक्का मारा तो गेंद हवा में थी, तो हवा में थी मतलब क्या? गेंद मोशन की स्थिति में थी, गति की अवस्था में थी। अब जब गेंद को पकड़ लिया तो वह किस स्थिति में आ गई? वह आ गई आपकी विरामावस्था की स्थिति में, यानी कि वह विराम की स्थिति में आ गई, विरामावस्था में आ गई। बात समझ में आई? पहले वह मोशन की अवस्था में थी, अब वह रेस्ट की स्थिति में आ गई। क्लियर? मैंने चौका मारा तब भी वह मोशन की स्थिति में थी, मैंने ऐसा मारा कि मैं 2 रन ले लूँ तब भी वह गति की स्थिति में थी। जब करण ने उसे पकड़ लिया तो वह किस स्थिति में आ गई? वह आ गई विराम की स्थिति में। क्लियर? यानी कि गेंद रुक गई, गेंद दौड़ नहीं रही है, गेंद भाग नहीं रही है, गेंद जब पकड़ लिया गया तो गेंद किस स्थिति में आ गई? जाहिर सी बात है, गेंद विराम की स्थिति में आ गई, रेस्ट की पोजीशन में आ गई। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक?
अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि रबड़ की गेंद को अपने दोनों हथेलियों के बीच रखकर, ठीक है, यदि रबड़ की गेंद को अपने दोनों हथेलियों के बीच रखकर दबाएं तो गेंद गोल न होकर चपटी हो जाती है। कहने क्या मतलब है? रबड़ की गेंद, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, जरूर क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, जाहिर सी बात है। खास करके तो लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एक गेंद आती है जंपर, ठीक है, एक गेंद कौन सी आती है? जंपर। 20-25 रुपये में शायद हम लोग के समय में 10 रुपये मिलती थी, अब हो सकता है कि इस टाइम 20-25 से मिलती हो, ठीक है। जंपर एक गेंद आती है, वो कैसी होती है? रबड़ की होती है, ठीक है। उसको क्या करिए, ये दो हथेलियाँ आप देख रहे हैं, हाथ हैं, ये हथेली कहते हैं इसको। इन दोनों हथेलियों के बीच में अगर आप गोल, गेंद का आकार कैसा होता है? गेंद का जो आकार होता है वो गोल होता है, यानी कि शेप में वह गोल होती है, ठीक है। उसको अगर आप दोनों हथेलियों के बीच में रखकर, ठीक है, मान लीजिए ये गेंद है, अगर इसको मैं दोनों हथेलियों के बीच में रखकर ऐसे दबाऊं, ठीक है, तो जो गेंद है, गेंद का जो शेप है, आकार है, वो क्या हो जाएगा? वह गोल ना होकर क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। यानी कि उसके आकार में जाहिर सी बात है कि उसके शेप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? तो ये तीनों एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोट्स अब अवेलेबल नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। नोट्स अब आप लोग को उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने नोट्स भेजा था, ठीक है, जो मैंने नोट्स भेजा था, बहुत बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न हो गई, ठीक है, बहुत बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न हो गई। वो पूछने लगे, सर क्या मैं आपने जो वीडियो बनाया है उसके थ्रू लिखूं या जो आपने नोट्स भेजा है उसके थ्रू लिखूं, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं, अब आपको नोट्स नहीं अवेलेबल होगा, मैं नोट्स नहीं शेयर करूंगा ग्रुप में। अब आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा जितना भी चीज़ लिखवाना होगा मैं इसी वीडियो के माध्यम से लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसके एग्जाम्पल को नोट कर लें। नोट हो गया होगा, ठीक है। इसमें नोट में लिखेंगे आप, नोट लिखेंगे, बल एक सदिश राशि होती है, ठीक है। बल कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है, ठीक। पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, एसआई पद्धति में बल का मात्रक, ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में, एसआई को बोलते हैं, एस को बोलते हैं सिस्टम और आई को बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तीसरा,
आप लोग लिखेंगे सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, और एसआई का सिस्टम इंटरनेशनल और एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक, तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। ठीक है, एसआई पद्धति को हम एमकेएस पद्धति भी कह सकते हैं और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार। इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बल के प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो लिखेंगे बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका संतुलित बल। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है संतुलित बल। इसे नोट करें। नोट हो गया होगा। तो बल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? बल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है आपका, पहला होता है संतुलित बल और जो दूसरा होता है वह होता है आपका असंतुलित बल। ठीक, पहला क्या होता है? पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। नोट कर लें। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे संतुलित बल के बारे में। पहला, बैलेंस्ड फोर्स। इंग्लिश में संतुलित बल को बैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, संतुलित बल। ठीक है, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देंगे हम लोग कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल, इसको बोलते हैं नेट बल।
शून्य हो तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, और उनका परिणामी बल, जिसको नेट बल भी बोलते हैं, नेट बल का मतलब होता है कुल बल, ठीक है, कुल बल, ठीक है, शून्य हो तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, बात समझिएगा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, यह एक तराजू है। क्या है ये एक तराजू है, तराजू, ठीक, यह क्या है, यह एक तराजू है। ठीक, अब इस तराजू में, ठीक है, अब मैं दुकानदार के पास गया, किसके पास गया भैया, मैं गया दुकानदार के पास, ठीक है, मैंने बोला भैया हमको 1 किलो आम दे दो, क्या दे दो, 1 किलो आम दे दो। ठीक, उसने मुझे 1 किलो आम दिया तो सबसे पहले क्या करेगा, वह एक तरफ 1 किलो आम रखेगा। ठीक है, तराजू के एक पार्ट पर 1 किलो आम रखेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, यहां पर 1 किलो का बाट रखेगा। ठीक है, 1 किलो का बाट रखेगा, इसको हम बोलते हैं भार या बाट। ठीक है, 1 किलो का भार, 1 किलो का जब बाट आता है, वजन, ठीक है, उसको बाट बोलते हैं या तो भार बोलिए। ठीक है, 1 किलो का भार या बाट रखेगा। बात समझ में आपको? तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में मैंने क्या बोला, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तो इस तराजू पर, ठीक है, इस तराजू पर जाहिर सी बात है, एक तो 1 किलो वाला, 1 किलो जो आम रखा हुआ है ये भार हो गया कि नहीं, भार हो गया। ठीक है, और एक 1 किलो का बाट रखा हुआ है, इसके अंदर ही भार है, तो यह भी क्या हो गया, यानी कि इस तराजू पर कुल 2 बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से, 1 किलो आम का बल, माफ करिएगा, 2 एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 1 किलो आम वाला और 1 किलो बाट वाला। ठीक है, फिर कह रहा है और उनका परिणामी बल यानी कि नेट बल 0 हो। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे 1 किलो आम है, ध्यान दीजिए, अब मैंने एक तरफ क्या किया, दुकानदार ने एक तरफ 1 किलो आम चढ़ा दिया और दूसरी तरफ 1 किलो भार का बाट रख दिया। ठीक है, भार या बाट रख दिया। ठीक है, मान लीजिए इसको बैलेंस में, भाई जाहिर सी बात है, ये अगर 1 किलो का है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 किलो रखेगा तभी ये बैलेंस में आ पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसने आधा किलो का बाट रख दिया तो क्या होगा, यह थोड़ा ऊपर की उठ जाएगा, यह ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये जो 1 किलो आम है यह नीचे की ओर झुक जाएगा। जाहिर सी बात है झुक जाएगा, क्योंकि वजन इसका अधिक है, जिसका वजन अधिक होगा वह नीचे की ओर झुक जाएगा और जिसका वजन कम होगा वह ऊपर की ओर उठ जाएगा। जाहिर सी बात है। तो इस स्थिति में क्या करेगा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इसको और इसको, इस हिस्से को और इस हिस्से को बैलेंस करने के लिए वह क्या करेगा, वह 1 किलो का बाट इस वाले स्थान पर रख देगा। ठीक है,
तो इस स्थिति में यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो हैं वह बैलेंस हो गए। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक। जब दोनों बैलेंस हो गए फिर क्या कह रहा है, इनका परिणामी बल नेट बल शून्य होता है। 1 किलो यहाँ रखा हुआ है और 1 किलो यहाँ रखा हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है इनका परिणामी कितना हो गया, इनका जो परिणामी बल हो गया वो कितना हो गया, शून्य। बात समझ में आई आपको यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये तो हो गया आपको संतुलित बल। एक झूला आता है, ठीक है, एक झूला होता है, इसमें एक तरफ ऐसे होता है, एक तरफ ऐसे बैठने की व्यवस्था होती है, एक तरफ ऐसे बैठने की व्यवस्था होता है, बीच में एक कुछ लगा होता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ ऐसे बैठने की व्यवस्था होती है और एक तरफ ऐसे बैठने की व्यवस्था होती है। होती कि नहीं होती है? और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे 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 झूलते हैं। एक झूला होता है ना, जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर ठीक है, ये झूला होता है। ठीक, अब मान लीजिए इस झूले पर, इस वाले सीट पर, ठीक है, इस वाले सीट पर, इस लेफ्ट वाले सीट पर एक 50 किलो का बच्चा बैठ जाए। ठीक है, कितने किलो का बच्चा बैठ जाए, 50 किलो का बच्चा बैठ जाए। और इस वाले सीट पर 30 किलो का बच्चा बैठ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, कौन ऊपर की तरफ उठ जाएगा? जाहिर सी बात है 50 किलो वाला अधिक वजन है, 50 किलो जो बच्चा है वो 50 किलो का है, उसके अंदर अधिक भार है, इसलिए वह नीचे की ओर झुक जाएगा और यह ऊपर की ओर उठ जाएगा 30 किलो वाला बच्चा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बराबर में लाने के लिए, क्या किस में लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 50 किलो का एक बच्चा लेके आएंगे, एक 50 किलो का लड़का लेके आएंगे और इस सीट पर उसको बैठा देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में न वह इधर की ओर झुकेगा, न ये वाला बच्चा इधर की ओर झुकेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ना कोई ऐसे झुकेगा ना कोई ऐसे झुकेगा। ठीक है, दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो और इस स्थिति में इन पर जो नेट बल होगा, क्योंकि 50 किलो यहाँ है और 50 किलो यहाँ है, तो इसका जो नेट बल होगा वह कितना होगा, वह होगा शून्य। बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, यानी कि असंतुलित बल की। ठीक, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य न हो, तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, बल कार्य करेंगे और उनका परिणामी बल शून्य नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि यह झूला है। ठीक है, यह क्या है, यह झूला है, यह क्या है, यह झूला है। ठीक है, इसके एक सीट पर अगर मैं करण को, ठीक है,
करण है, करण, ठीक है, यहाँ पे करण है और यहाँ पे शिवम है, ठीक है, यहाँ पे करण है और यहाँ पर शिवम है। करण का जो वेट है वो हम मान लेते हैं कितना है, करण का जो भार है वो हम मान लेते हैं 80 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है, और शिवम का जो भार है वो हम मान लेते हैं 55 किलोग्राम, ठीक। करण का भार कितना है, 80 किलोग्राम का है और शिवम जो है वो 55 किलोग्राम का है। और जब करण यहाँ बैठ गया 80 किलोग्राम वाला करण, ठीक है, इसका वेट कितना है 80 किलोग्राम है और इसका वेट कितना है 55 किलोग्राम है। तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है जिसका वेट अधिक होगा वह नीचे की ओर झुक जाएगा और जिसका वेट कम होगा वह ऊपर की ओर उठ जाएगा। जाहिर सी बात है, संभव है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्यों नहीं है, संभव होना क्या है, होगा संभव, ठीक है। तो इसका भार अधिक है तो यह नीचे की ओर झुक जाएगा और शिवम का भार कम है तो वह ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इस स्थिति में उनका जो परिणामी बल है, नेट बल है, वह शून्य न हो, यानी कि 80 में से अगर 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 गया 2 बचेगा, ठीक। 25, 55, 5, 60, 20, 80 यानी कि 25 किलोग्राम। तो इस स्थिति में हमें शून्य नहीं मिल रहा है, इस स्थिति में हमें शून्य नहीं मिल रहा है, हमें 25 किलोग्राम की प्राप्ति हो रही है लेकिन शून्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि इस प्रकार के बल को हम बोलते हैं असंतुलित बल, जो संतुलन की अवस्था में ना आ पाए, जो थोड़ा सा असंतुलित रहे, ठीक है। बात समझ में आई। ये तो था आप लोगों का बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और बल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये वाला जो फिगर है, ठीक है, ये वाला जो फिगर है इसको एग्जाम्पल मान करके आप लोग अपने कॉपी में फिगर सहित बना लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे गति के नियम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।